आज इसी लखनऊ ने मॉल, फास्ट फूड, आधुनिक लिबास भी अपना लिया है। कुछ नई इमारतों ने लखनऊ की शान में बेइंतहा इजाफा भी किया है। सन 1914 में बनकर तैयार हुआ लखनऊ का मशहूर चारबाग रेलवे स्टेशन भी इन्हीं में से एक है, जिसकी स्थापत्य कला राजधानी शैली की है। हालांकि शाम अवध का चर्चा दुनिया करती है, लेकिन जरा सुबह लखनऊ का रूहानी उरूस तो देखिए। जब सूरज को सलाम करते हुए मंदिरों की घंटियां, मस्जिदों की अजानें और गुरुद्वारों से कुर्बानी फजाओं को पवित्र करती हुई कानों के जरिए रूह तक पहुंचती है, तो ये सहसा लखनऊ की तारीफ में दिल कह उठता है कि लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाए लखनऊ, क्या है ताकत आसमां की जो छुड़ाए लखनऊ। प्यारे बच्चों, नमस्ते। मैं राजश्री अवस्थी शुक्ला, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गोमती नगर लखनऊ से आपके लिए ये इतिहास विषय, भारतीय इतिहास के कुछ विषयों में से पहला अध्याय लेकर के आई हूँ। और इस अध्याय का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियां। तो इस ईंटें, मनके और अस्थियां, इस अध्याय में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हमारे अध्ययन का क्षेत्र रहेगा कि ये हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसका उदय कब हुआ, इसका विस्तार कहां तक था और इसकी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन इस समय उन लोगों का कैसा था। तो सबसे पहले हम लोग उदय की बात करते हैं। तो कोई भी सभ्यता या संस्कृति जब उदय होती है तो वो अचानक से प्रकाश में नहीं आती है, क्रमशः उसका धीरे धीरे विकास होता है। तो जो हड़प्पा का जो मुख्य फेज जिसको हम कहते हैं उन्नत हड़प्पा काल, उससे पहले भी वहां पर संस्कृतियां थी जिसको कि पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा गया, संस्कृतियां कहा गया, और इसके पश्चात जो संस्कृतियां थी उनको परवर्ती हड़प्पा संस्कृतियां कहा गया। तो एक प्रकार से ये जो लूप होता है, अगर ऐसे हम देखें तो यहाँ पर ये हमारी पूर्ववर्ती हड़प्पा संस्कृतियां हैं और ये परवर्ती हड़प्पा सभ्यता है, और ये जो पूरी संस्कृति है यह उन्नति काल हमारा हड़प्पा सभ्यता का उत्कर्ष का काल रहा है। इसका विस्तार की बात करेंगे हम लोग इसमें, और इसके जीवन के बारे में बात करेंगे, जीवन के हर पहलू के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी खोज कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई, पुरातत्व विज्ञान का इसमें क्या योगदान रहा, इसका विस्तार कहां तक था और इसका नामकरण क्या हुआ, क्यों हुआ। खोज सर्वप्रथम 8वीं शताब्दी में इन क्षेत्रों से कुछ ऊंचे ऊंचे टीलों से ईंटों की प्राप्ति हुई, जिसमें लोगों ने अपने घरों, मकानों को बनाने में प्रयोग कर लिया। फिर जब 1856 के बाद रेलवे लाइन पड़ी तो इन ईंटों का प्रयोग उन रेलवे लाइन को बनाने में कर लिया गया। बाद में जब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई, उसके पश्चात यहाँ पर क्रमशः एक पुरानी सभ्यता का पता चला, जिसको एक क्रम से उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से वहां पर उत्खनन करवाया और इस सभ्यता को प्रकाश में लाया गया। तो सर्वप्रथम 1921 में इस हड़प्पा क्षेत्र का पता चला, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि पुरातत्व विज्ञान में यह नियम है कि जिस स्थान से पहली बार कोई भी अवशेष प्राप्त होगा, पुरावशेष प्राप्त होगा, और उसके पश्चात दूसरे क्षेत्रों से भी, चाहे वो कितनी भी दूर हो, अगर समान पुरा संस्कृतियां, पुरावशेष प्राप्त होते हैं तो उनको पहले स्थान के नाम पे ही उनका नामकरण किया जाता है, इसलिए इसको हड़प्पा संस्कृति कहा गया। फिर 1922 में मोहनजोदड़ो, जो कि एक दूसरा विशाल नगर था, इसका उत्खनन हुआ, यहाँ पर इसके बारे में पता चला। हड़प्पा के जो भी पुरावशेष थे बहुत ज्यादा संरक्षित नहीं रह गए थे, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें इंटरफेयर किया था, जबकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बनिस्बत काफी सुरक्षित, वहां से हमको पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व विज्ञान पुराने जो
वस्तु आभूषण या जो भी सामग्री हमको प्राप्त होती है उसका एक क्रमबद्ध निश्चित तरीके से वैज्ञानिक तरीके से जब उसका अध्ययन किया जाता है तो ये पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। और इसी में पुरावशेष, चाहे वो आभूषण हो, मनके हो या अस्थियां हो, बर्तन हो, कलाकृतियां हो, इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो उसी के माध्यम से समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। क्या हुआ बच्चे को? आज सुबह बिट्टी को टीका लगवाया था, उसके बाद से बुखार है। मैं समझाती हूँ। हमारा शरीर एक किले की तरह है। अब जैसे हर किले में फौज होती है दुश्मनों से लड़ने के लिए, वैसे ही हमारे खून में भी काफी सारे बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं। ये बीमारी के कीटाणुओं और विषाणुओं से लड़ते हैं और उन्हें खत्म करके हमें बचाते हैं। टीकाकरण में वैक्सीन को शरीर में इसलिए भेजते हैं ताकि सफेद सेल बीमारी फैलाने वाले कीटाणु या विषाणु की पहचान कर सके और इनसे लड़ना भी सीख ले। जब सफेद सेलों की ट्रेनिंग होती है तो बदन गर्म हो सकता है। बिट्टी का बुखार भी सिर्फ यही है। समझ गया। अब से हम बिट्टी के सभी टीके सही समय पर लगवाएंगे। समझदारी दिखाएं, अपने बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इटली के वज़ीर-ए-आज़म के साथ करेंगे दो तरफा चोटी मुज़ाकरात। वर्चुअल तौर पर होने वाली इस मीटिंग में दोनों लीडरान बाहमी ताल्लुकात और अहम इलाकाई और आलमी मुद्दों पर करेंगे तफसीली गौर-व-खोज। कोविड के सबब बदले हालात में भी रियासत के 15 लाख सरकारी मुलाजमीन को दिवाली से कबल मिलेगा बोनस। बोनस की ज्यादा से ज्यादा रकम होगी 6,908 रुपए। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम के सामने आ रहे हैं बेहतर नताइज। मुल्क में अब तक कोरोना इन्फेक्शन से 77,65,966 लोग हुए सेहतियाब। रिकवरी रेट हुआ 92.23%। और भगवान राम के शहर अयोध्या में मजीद शानदार होगा चौथा दीपोत्सव। अयोध्या के 24 घाटों पर जगमगाएंगे 6 लाख दिए। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इटली के वज़ीर-ए-आज़म प्रोफेसर पोंटी के साथ दो तरफा चोटी मुज़ाकरात करेंगे। वर्चुअल तौर पर होने वाली इस मीटिंग में दोनों लीडरान बाहमी ताल्लुकात और अहम इलाकाई और आलमी मुद्दों पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। ये चोटी कॉन्फ्रेंस दोनों लीडरान को बाहमी ताल्लुकात के तफसीली ढांचे के वसी जायजा लेने और आपसी तशवीश के अहम शोबों और आलमी मुद्दों पर गौर-व-खोज करने का मौका फराहम करेगी। इस मौके पर दोनों हुकूमतों और निजी शोबों के दरमियान कई अहम मुआहदों को हतमी शक्ल दी जा रही है जो इस मौके पर अंजाम पा सकते हैं। भारत और इटली के दरमियान गहरे तारीखी रिश्ते रहे हैं और दोनों मुल्क जमहूरी इक़दार की हुक्मरानी और मुल्क के दाखिली अमन और वजूद के मुश्तरका अहदाफ पर यकीन रखते हैं। यूरोपीय संघ में जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद इटली भारत का 5वां सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। साल 2019 में दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत 9.52 अरब यूरो रही। भारत में तकरीबन 600 फैशन और मलबूसात, कपड़ा साजी से मुताल्लिक आलात, ऑटोमेटिव पुर्जे, बुनियादी ढांचा, केमिकल, तवानाई और कन्फेक्शनरी, बीमा जैसे मुख्तलिफ शोबों में सरगर्म है। वहीं कई हिंदुस्तानी कंपनियां भी इटली में काम कर रही हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के काम के सिलसिले में रियासती हुकूमत के जरिए रियासती मुलाजमीन, सरकारी महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन, इमदाद याफ्ता तालीमी और तकनीकी तालीमी इदारों के असातिज़ा और तदरीसी मुलाजमीन, मकामी बल्दियों के मुलाजमीन और रियासती हुकूमत के योमिया तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन को साल 2019-20 के लिए 30 दिन के बोनस की अदायगी का फैसला
किया गया है। इस फैसले से तकरीबन 15 लाख मुलाजिमीन को फायदा मिलेगा। आज ये इत्तला देते हुए हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि बोनस की सहूलत अनऑडिटेड पे स्केल में ग्रेड पे 4,800 रुपए, अनऑडिटेड में पे मैट्रिक्स लेवल 8 तक के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे नॉन गजेटेड अफसरान पर नाफिज होगी। बोनस के तौर पर माहाना आमदनी की ज्यादा से ज्यादा हद 7,000 रुपए होगी और एक माह में औसत दिनों की तादाद 30.4 की बुनियाद पर मोरखा 31 मार्च 2020 को बनने वाली तनख्वाह के मुताबिक 30 दिन की तनख्वाह अदा की जाएगी। इसी तरह एक मुलाजिम को ज्यादा से ज्यादा 6,908 रुपए बोनस के तौर पर अदा किए जाएंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने किसानों के मफादात को मद्देनजर रखते हुए मंडी फीस की शरह को 2% से कम करके 1% करने के अहकाम दिए हैं। इस फैसले से रियासत के किसान बड़ी तादाद में मुस्तफीद होंगे। ये पहला इत्तला फराहम करते हुए रियासती हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि इस फैसले से रियासत के किसानों को काफी फायदा होगा। तर्जुमान ने यह भी बताया कि मंडियों की तरक्की के लिए ली जा रही निस्फ फीसद तरक्याती फीस हस्बे साबिक रहेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की जानिब से दिवाली पर किसानों, ताजिरों, अफसरान और मुलाजिमीन को तहाइफ देने का दौर जारी है। मुख्तलिफ खिदमात में लगे मुलाजिमीन को 30 दिन के बोनस का तोहफा देने और किसान मंडी फीस की शरह को कम करने के तवील अरसे से हो रहे मुतालबे को पूरा करने के बाद अब वजीर आला ने सूबाई पुलिस खिदमात कैडर के अफसरान को एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के मुख्तलिफ ग्रेड पे में प्रमोशन देने की खुशकुन मंजूरी दी है। वजीर आला दफ्तर ने जुमे को ट्वीट के जरिए ये मालूमात फराहम की। सीएम योगी के इस फैसले से सूबाई पुलिस खिदमात कैडर के 52 अफसर मुस्तफीद होंगे। 9 तरक्की याफ्ता अफसरान में 31 अफसरान को एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खुसूसी दर्जा 1 ग्रेड पे 8,700 में, 21 अफसरान को एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस खुसूसी दर्जा 1 ग्रेड पे 8,900 में और 10 अफसरान को एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आला तरीन दर्जा ग्रेड पे 10,000 में प्रमोशन दिया गया है। नाबार्ड की कोशिश रहती है कि किसी और गांव से जुड़े कारीगरों को ताउन मुहैया करा के उन्हें मजबूत बनाया जाए, गांव के कारीगरों को अच्छा बाजार मिले। इसके लिए नाबार्ड हर साल नुमाइश का इनेकाद करता है जिसमें जिले के अच्छे कारीगरों की मसनूआत की शहरी इलाकों में नुमाइश की जाती है। इसका फायदा कारीगरों और सार्फिन दोनों को मिलता है। जहां शहरी सार्फिन को गांव के बने खालिस और मकामी सामान दस्तयाब होते हैं, वहीं मकामी कारीगरों को भी इसका फायदा मिलता है। मकामी कारीगरों को जहां इसके लिए बाजार दस्तयाब होते हैं, वहीं कई बार इन्हीं बाजारों से उन्हें बड़े ऑर्डर भी मिल जाते हैं। नाबार्ड के सीजीएम शंकर ए पांडे ने कहा कि ये कोशिश बाजार और मकामी कारीगरों को जोड़ने के लिए की जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि ऐसे कारीगरों को बैंक हर तरह से मदद पहुंचाता है जिससे वो अपने रोजगार कायम कर सकें। एसके डोरा चीफ जनरल मैनेजर नेशनल बैंक स्टाफ कॉलेज ने बताया कि इन लोगों को मकामी सतह पर तरबियत दी जाती है, इन्हें बैंकों से जोड़ा जाता है ताकि वो आला मेयारी सामान बना सकें। इसके लिए उन्हें बैंकों से मदद भी मिलती है। इसका फायदा देखने को मिल रहा है। कई मकामी कारीगर अच्छा कारोबार करके मुनाफा कमा रहे हैं, वहीं मकामी कारीगर भी इस बाजार से खुश हैं। जैसे आपको पता है कि नाबार्ड का काम है कि ग्रामीण इलाकों में कृषि और उससे संलग्न जो भी व्यवसाय हैं उनको बढ़ावा देना है। तो हम कई प्रकार से इसको बढ़ावा देते हैं, लेकिन हमने कई साल के अनुभव के बाद ये पाया कि हम वहाँ पे उत्पाद तो हो जाता है, लेकिन ग्रामीण कारीगर जो है या किसान भी है जो अन्य, तो हमने सोचा कि जो उत्पादन के लिए तो हम देते ही हैं, लेकिन उनको हम मार्केट तक ले आएँ। और आपको पता है कि मार्केट अर्बन एरिया में ज़्यादा है, शहरी इलाकों में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे क्रय शक्ति लोगों की ज़्यादा होती है, विविधता यहाँ मार्केट में ज़्यादा होती है, तो और टेस्ट भी अलग अलग होती है। तो अगर
उसका अंदाज़ इन लोगों को आए तो धीरे धीरे अपने प्रोडक्शन में ये चेंजेस ला सकते। तो हमारा पिछले साल से नाबार्ड ने उत्तर प्रदेश में ये प्रयास किया है कि इनको हम मदद करके शहरों तक ले आए। नाबार्ड के द्वारा जो हैंड होल्डिंग की जाती है, जो ट्रेनिंग दी जाती है और जो सर का प्रयास है मार्केट दिलाने का, जो अल्टीमेट है, हम स्केल अप करने में मदद करते हैं उनको फाइनेंस, उनको वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन या उनको अपने इक्विपमेंट्स के लिए खरीदने हैं, तो हर तरह के हम लोन करते हैं। और भारत सरकार की भी और प्रदेश सरकार की भी कई सारी स्कीम है। जैसे आपने देखा होगा विश्वकर्मा सम्मान स्कीम था, उसको हम लोगों ने मुद्रा से जोड़ के एक बड़ा अच्छा फ्यूजन करके पीछे मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में प्रोग्राम भी करा था। ODOP में भी आता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोग्राम में भी है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में भी है, विश्वकर्मा सम्मान योजना में है, एन नंबर ऑफ स्कीम्स है। देयर इज नो डेarth ऑफ गुड स्कीम्स, कोई कमी नहीं है स्कीम के साथ। ज़रूरत है कि उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, उसके लिए आंसर है इस तरह के प्रोग्राम। हर साल नाबार्ड का ये इनिशिएटिव रहता है, बट इस साल ये ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पेंडेमिक के कारण एक डिमांड रिसेशन है और इसी के कारण हमारा GDP ग्रोथ रेट भी नेगेटिव है। तो लोग जहां कंज्यूमर्स मार्केट में नहीं जा रहे हैं, तो ये एक इनिशिएटिव है कि मार्केट को कंज्यूमर्स के पास लाना है। तो ये हम नाबार्ड का इनिशिएटिव है और ख़ास करके जो रूरल नॉन फार्म सेक्टर प्रोडक्ट्स है, आर्टिजन है, वेबर है, छोटा मोटा हैंडीक्राफ्ट और ये सब बना रहे हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन और मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स के लिए ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सर मैं आया हूँ गाजीपुर यूपी से और ये सामान का बिक्री बहुत अच्छा होता है, हर जगह होता है। ये हम लोग पूरे ऑल इंडिया चलते हैं, ठीक है। और 8 महीने तो सर बंद था, इस वजह से अभी कुछ बेनिफिट कुछ हुआ नहीं है। अभी पहली बार यहाँ पे लगा रहा हूँ नाबार्ड का, रिस्पांस हमें अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम की मदद से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। महकमा सेहत और कुनबे बहबूद के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस की वबा से मुतासर लोगों में से अब तक 77,65,966 से जायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 92.32% हो गया है। मुल्क में कोविड से शरह अमवात घटकर 1.49% रह गई है। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली के साबिक चीफ सेक्रेटरी MM कुट्टी को कौमी दारुल हुकूमत हल्के और अतराफ के इलाकों में फ़िज़ाई मेयार मैनेजमेंट के लिए कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया है। वजारत रोजगार के एक हुक्म में इसकी इत्तला फराहम की गई है। इसके अलावा IIT दिल्ली के प्रोफेसर मुकेश खरे, भारत महकमा मौसमियात के साबिक डायरेक्टर जनरल रमेश KJ को कमीशन का मुस्तकिल तकनीकी रुकन मुकर्रर किया गया है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी अरविंद कुमार नौडियाल भी कमीशन के मुस्तकिल रुकन होंगे। हुक्मनामे में ये कहा गया है कि ओहदा संभालने से 3 साल के लिए 70 साल होने तक के लिए ये तकर्री होगी। दिल्ली NCR में फिजाई आलूदगी के बढ़ते मसले के दरमियान मरकज ने 29 अक्टूबर को एक नया कानून नाफिज किया है। में जो प्रदूषण होता है और खासकर दिल्ली और नजदीक के शहरों का जो एयर शेड है, उस एयर शेड के प्रदूषण को मात देने के लिए आवश्यक उपाय और कार्रवाई ये आयोग करेगा। उत्तर प्रदेश गौ सेवा कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर श्याम नंदन सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गौ सेवा हिंदुस्तानी रवायत में काफ़ी अहमियत की हामिल है। हमारा पूरा तर्ज ज़िंदगी गौ माता की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे गाय परवरी कम हुई क्योंकि लोग इसकी अहमियत से वाकिफ नहीं हैं। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने गाय पालने की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए कई प्रोग्राम चलाए हैं। इसी सिलसिले में गाय परवरी को ODOP से जोड़ा जाएगा और इससे बने सामान को फ़रोख्त के लिए रखा जाएगा, जिससे लोगों को गाय पालने की तरगीब मिलेगी। ये गोरखपुर, लखनऊ, कान्हा ओपन और एक मेरठ और एक गाजियाबाद ऐसे स्थान चाहते हैं जहां ये बड़े बड़े बायोगैस के प्रोजेक्ट लग सकते हैं।
इसके बाद गोबर के लट्ठे, ये आपके पास रखा हुआ है, आप दिखा सकते हैं, ये बना रहे हैं बहुत सी गौशालाएँ। और इनके लिए भी ये देखिए, ये मशीन है, 52 की मशीन, 52,000 की मशीन आती है। इस मशीन से ये गोबर के लट्ठे बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कम से कम 15-20 जगह ये गोबर गौशालाओं में लट्ठे बन रहे हैं। और इन लट्ठों के लिए हमने प्रत्येक नगर निगम को, नगर पालिकाओं को ऐसा पत्र लिखा है, आपके यहाँ जहाँ जहाँ भी ये गोबर के लट्ठे बन रहे हैं, इनको आप अपने शमशान घाट में खरीदने के लिए अनिवार्य कर दें। अयोध्या में 11 नवंबर से 13 नवंबर तक होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अपने 10,000 वॉलंटियर्स के साथ 13 नवंबर को राम की पैड़ी के 24 घाटों पर 6 लाख दिए रोशन करेगी। अयोध्या में इन कुम्हार कुंभों में दिए बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी चौथे साल भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आचार्य रविशंकर सिंह का कहना है कि अवध यूनिवर्सिटी को योगी हुकूमत ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस बार 6 लाख से जायद दिए जलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा अवध यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट के स्टूडेंट घाट नंबर 10 पर राम दरबार के साथ ही राम, हनुमान और पुष्पक जहाज की भी पेंटिंग करेंगे। अहम योगदान होगा, क्योंकि पिछले वर्ष हमने 4,26,000 दिए जलाए थे। इस बार हम लोग 6 लाख से ज़्यादा दिए प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखे हैं। और घाटों की संख्या भी पहले 12 घाट दिया गया था, अब 24 कर दिया गया है। इसलिए कार्य जस्ट डबल हो गया है। सक्रिय वॉलंटियर्स 8,000 होंगे और हमने 2,000 वॉलंटियर्स को रिजर्व में रखा है। इस प्रकार जो है कुल 10,000 वॉलंटियर्स काम में लगेंगे। एक जानिब जहां अमेरिका में सदारती इंतखाबात के नतायज को लेकर लोगों की सांसें अटकी हुई हैं, वहीं डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने वोटों की गिनती के बाद अगला सदर बनने का यकीन जाहिर किया है। उन्होंने लोगों से वोटों की गिनती मुकम्मल होने तक पुरअमन रहने की अपील की है। वहीं रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि डेमोक्रेट उनसे इलेक्शन चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर कानूनी वोटों की गिनती होती है तो वो जीत जाएंगे। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि पूरे इंतखाबी अमल और नतायज कानूनी जांच के अमल से गुजरेंगे। ट्रंप रायशुमारी को रोकने के लिए पहले ही कई मुकदमे दायर कर चुके हैं। ट्रंप पेंसिल्वेनिया, शुमाली कैरोलिना और जॉर्जिया में आगे हैं, जबकि जो बाइडेन जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को सख्त टक्कर दे रहे हैं। अगर ट्रंप एरिजोना, नेवाडा, शुमाली कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया स्टेट्स में जीत हासिल करते हैं तो नतायज बराबर हो जाएंगे। प्रयागराज के शंकरगढ़ ब्लॉक में मर्दे आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे की नकाब कुशाई रियासती वजीर तवानाई रमाशंकर पटेल ने की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी रमाशंकर पटेल ने कहा कि मर्दे आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा किसानों के लिए जद्दोजहद करते थे। किसानों के मफाद के लिए वो जेल भी गए। उन्होंने कहा कि सरकार वल्लभ भाई पटेल का जवाब था कि मुल्क का किसान मजबूत होगा तभी मुल्क की तरक्की मुमकिन होगी। वहीं फूलपुर से रुकन पार्लियामेंट केसरी देवी पटेल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ख्वाब वजीर आजम मोदी पूरा कर रहे हैं। इस मौके पर बीजेपी जमुना पार के सदर विभुनाथ भारती, अश्विनी पटेल, ज्ञान सिंह पटेल, भरत सिंह पटेल वगैरह लोगों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। उनकी शिक्षा दीक्षा बड़े अच्छे जगह और लंदन तक की वकालत की पढ़ाई उन्होंने किया और वो किसानों के नेता थे, किसानों के लिए संघर्ष करते थे। उन्होंने कई ऐसे आंदोलन भी किए जहाँ किसानों की समस्या को लेकर के उन्होंने सत्याग्रह भी किया और जेल भी गए। आज इस देश के प्रति भी उनका एक अलग पहचान है। आज भारत खंड खंड टुकड़ों में बसा भारत को खंड बनाने में एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना था वो सरदार पटेल जी ने
से गणराज्य थे। देशी रियासतों को उन्होंने खंड खंड टुकड़ों में बसा, जिनको भारत में विलय करा करके उन्होंने एक मिसाल कायम की थी। वजीर आजम के जरिए गरीब बहबूद स्कीम के तहत की गई इस्लाहात का असर अब जमीनी सतह पर भी नजर आने लगा है। बाजार में इक्तिसादी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं, साथ ही बंद होती सनती इकाइयां भी अब वापस खुलने लगी हैं। रायबरेली में हुकूमत के जरिए इक्तिसादी इस्लाहात के बाद MSME के तहत कई नई सनतें कायम हुई हैं, जिनमें मुहाजिर मजदूरों के साथ ही दीगर लोगों को भी रोजगार के मौके मिल रहे हैं। ऐसे ही स्नेहलता हैं जिनका लॉकडाउन के दौरान महकमा सिनत से लोन मंजूर हुआ और उन्होंने अपने साथ ही दीगर दर्जनों खवातीन को रोजगार के मौके मुहैया कराए। खातून सिनतकार स्नेहलता ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान इक्तिसादी सरगर्मियां ठप होने से जिंदगी की रफ्तार थम गई थी। MSME के तहत उनका लोन मंजूर हुआ, जिससे उन्होंने स्कूलों के यूनिफॉर्म तैयार करने का काम शुरू किया और अपने साथ ही दीगर दर्जनों खवातीन को रोजगार से जोड़ा। वो बहुत सपोर्ट किया है। हम लोग बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे थे। लॉकडाउन में मैम हमारा बहुत मदद की हम लोगों का। मास्क हम लोग बनाए हैं और इस समय भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा लोग का मतलब अच्छे से काम चल जाए और मेहनत रात दिन करते हैं कि मतलब ये सब ड्रेस अच्छे से बनाते हैं। ये ड्रेस बनता है ये मतलब डॉक्टर का, ये लहंगा और ये सब फैंसी ड्रेसेस बनते हैं सर। लॉकडाउन के दौरान हमें भी सबकी तरह काफ़ी परेशानी हो गई थी, पर यहाँ पर प्रशासन का सहयोग और MSME का जो हमें लाभ मिला है लोन का, वो हमारे लिए एक बूस्टर का काम कर रहा है। और उसी दौरान MSME का लोन अगर हमें ना मिलता तो हम अपने कार्य को नया रूप ना दे पाते, क्योंकि हमारे सारे रोज़गार बंद हो गए थे, सारे कार्य बंद हो गए थे। फिर हम लोगों के लिए एक नया कार्य तैयार करना या किसी कार्य को प्रोजेक्ट को लेके काम करना, उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत थी। लॉकडाउन के दौरान हमें MSME के अंतर्गत जो लोन हो गया है, उसी लोन के द्वारा मैंने मास्क मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया और मास्क मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगभग 50 महिलाओं ने साथ दिया हमारा और उन्होंने दिन रात मेहनत करके काफ़ी मात्रा में मास्क तैयार किया है। और कई मेडिकल एजेंसीज और सरकार के NRLM के अंतर्गत हमारे मास्क को खरीदा गया, जिससे हमें और हमारी महिलाओं को बहुत ही सहायता मिली है कि अपना घर चलाने के लिए बच्चों को कम से कम रोटी खिला सकते थे। और सरकार की इस योजना से हमें लॉकडाउन में भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाई है। हम लोग लगातार काम करते रहे और लॉकडाउन में इतना ज़्यादा अच्छा काम किया हम लोगों ने, एक अजीब सी खुशी थी हम लोगों को। लॉकडाउन की वजह से हमारा बैग का कारोबार बंद हो गया है एकदम, जिस वजह से हमको जो है स्नेहलता जी ने काम दिया और ड्रेस वगैरह बनाया, तो उससे थोड़ा घर की स्थिति सही हुई। और हम लोग ये चाहते हैं कि काम हमारा चले और पैसे मिले, जिस वजह से स्नेहलता जी हम लोग की मदद कर सकें। बैंक मिले जिस वजह से हम लोग को कारोबार में चलाने में सहायता हो सके। जब से ये लॉकडाउन हुआ तब से हम लोग बहुत परेशान थे। उसके बाद हमें ये स्नेहलता मैम मिली, जिनके द्वारा हम लोग यहाँ पे आए और अच्छे से काम करने लगे। काफ़ी मास्क भी बनाए और फैंसी ड्रेस बना रहे हैं और अप्रन, जैकेट, लहंगा, बच्चों की ड्रेस, ये सब काफ़ी बड़ी मात्रा में हम लोग बनाए। और हम लोगों को थोड़ा बहुत जो भी है अपना घर चला रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो अब मैडम की वजह से हम लोगों का काम अच्छे से चल रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारी मैम को काम मिले, जिनके द्वारा हम लोग भी यहाँ पे काम करें। और श्रावस्ती के गिलौला के जिगनिया गांव में वजीर आजम गरीब बहबूद स्कीम के तहत गांव में ही काम दिया जा रहा है। इस स्कीम से मुस्तफीद होने वाले लोग काम मिलने से वजीर आजम की सताइश कर रहे हैं। गांव में जो शख्स बेरोजगार है और काम करना चाहता है तो उसे गांव में तालाब की खुदाई और PWD की सड़कों की पटरी की मिट्टी पटाई का काम देकर उसे स्कीम से मुस्तफीद किया जा रहा है। मुस्तफीदीन का कहना है कि इस स्कीम ने हमें गांव में ही रोजगार मुहैया कराया है, जिससे अब हम अपने बच्चों की बेहतर किफालत कर पा रहे हैं।
मोदी जी की लाख लाख धन्यवाद, बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और रोज़गार में हम लोग को ये नरेगा जो चालू हुआ, इससे पहले तो हम लोग के कोई काम ही नहीं था। इस समय में सरकार ने हम लोग को काम दिया है। इतने दिन घर पे बैठे थे, मोदी जी ने हमको काम दिया, कर रहे हैं, हमारा परिवार चल रहा है इसी तरीके से। और बहुत मतलब हम लोग परेशान भी रहते थे, काम मिल गया, काम कर रहे हैं, बच्चे जी रहे हैं। मतलब घर पे मतलब जो है थोड़ा जो परेशानी रहता है, तो मतलब जो मिल गया है काम, तो मतलब बच्चे जो जी रहे हैं। बहुत बहुत मतलब जो धन्यवाद भैया सरकार के, मोदी जी के। मेरठ की मोहिउद्दीन चीनी मिल के पिराई सेशन 2020-21 का मेरठ जुनूबी रुकन असेंबली डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, मोदी नगर रुकन असेंबली मंजू सिवाच और जिला गन्ना अफसर दुष्यंत कुमार ने इफ्तिताह किया। तकरीब में मोदी नगर रुकन असेंबली मंजू सिवाच ने कहा कि इस चीनी मिल में 3 अजला के किसान आते हैं और चीनी मिल के आगाज के साथ ही किसानों की दिवाली शुरू हो जाती है। मेरठ जुनूबी रुकन असेंबली डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि किसान बीजेपी हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। किसानों को किसी तरह की अदायगी और चीनी मिल से मुतालिक परेशानी नहीं होगी। जिला गन्ना अफसर दुष्यंत कुमार ने बताया कि मेरठ जिले में 6 चीनी मिलें हैं जो 1 नवंबर से शुरू हो चुकी हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सभी चीनी मिलों में बचाव के इक़दाम और ज़वाबित पर अमल दरामद किया जा रहा है। कोविड-19 के मद्देनजर विद्या भारती ने अपने तुलबा को तालीम से जोड़े रखने के लिए स्वदेशी ऐप ई-लर्निंग के जरिए निसाब मुकम्मल कराने का फैसला लिया। बच्चों को ई-लर्निंग ऐप के जरिए क्लास का निसाब मुकम्मल कराया जा रहा है और इसी ऐप के जरिए दिसंबर के पहले और दूसरे हफ्ते में इम्तिहानात भी कराए जाएंगे। इम्तिहान ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से देने की सहूलत मुहैया कराई जाएगी। ऑनलाइन में एक सवाल आता रहेगा और इसका जवाब तुलबा को देना होगा, जबकि ऑफलाइन में पूरा सवालिया पर्चा आएगा और जवाबी कॉपी को लिखकर स्कैन करने के बाद अपलोड करना होगा। वहीं विद्या भारती के प्रोग्राम से खिताब करते हुए सीनियर इंतजामी अफसर एल वेंकटेश्वर लू ने कहा कि तालीम वो है जो हमें मसाइल से नजात दिलाए और जब से इंसान की तरक्की हुई है वो इसके लिए कोशां था और आज की तकनीकी हमें कई मसाइल से नजात दिला रही है। वजीर तवानाई श्रीकांत शर्मा ने जुमे को कहा कि मुल्क को 70 साल तक अंधेरे में रखने वाली कांग्रेस का बिजली पर बयान मज़क्का खेज है। उन्होंने कहा कि 3.5 साल में बीजेपी हुकूमत ने बिजली के साथ ही रियासत की तरक्की की गाड़ी को पटरी पर लाने का काम किया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की तिकड़ी हुकूमतों की गलत पॉलिसियों के सबब महकमे बिजली तकरीबन 90,000 करोड़ के खसारे में है। 15 साल तक इन हुकूमतों ने रियासत के लोगों को गुमराह किया और बिजली के नाम पर घरों में बिजली नहीं बल्कि सिर्फ बिल ही पहुंचते थे। आज बीजेपी की हुकूमत ने रियासत के गांव को 12 घंटे, तहसील हेडक्वार्टर्स को 20 और जिला हेडक्वार्टर्स को 24 घंटे बिला तातुल बिजली मिल रही है। जहां तक मीटरों के तेज चलने का सवाल है, सार्फिन की शिकायत पर फौरन ही वहां चेक मीटर लगाने का इंतजाम किया गया है। महकमा तवानाई सार्फिन को मुतमईन करने तक काम करने पर यकीन रखता है। ज्यादा या गलत बिजली के बिल आने की शिकायतों पर मौसर कार्रवाई की गई है। ऐसी शिकायतें 1912 पर दर्ज कराई जा सकती हैं। गलत बिल पर बिलिंग एजेंसियों के खिलाफ FIR और दीगर जरूरी कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। हुकूमत ने पूरी रियासत को 24 घंटे बिजली की सप्लाई की मुहिम शुरू की है। चित्रकूट में कोविड-19 की वबा के बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन के अंदेशों के सबब महकमा डाक हुकूमत हिंद के तहत इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए पेंशन होल्डर्स को लाइफ सर्टिफिकेट, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सहूलत उनके घर पर मुहैया कराई जा रही है। इसके तहत चित्रकूट जिले में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए बायोमेट्रिक पर मबनी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस का आगाज किया गया है, जिसके तहत डाकिया, देही डाक खिदमतगारों के जरिए स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए घर घर पहुंचकर पेंशन होल्डर्स को महज 5 मिनट में ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मुहैया कराए जा रहे हैं। ये पहल पेंशन होल्डर्स के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो रही है। हुकूमत की पहल की पेंशन होल्डर्स और उनके अहले खाना सताइश कर रहे हैं। अब उन्हें ट्रेजरी और बैंक नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें घर पर ही सभी खिदमात मुहैया कराई जाएंगी।
और अब बात अपने तहफ़्फ़ुज़ की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज़ की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इटली के वजीर आजम के साथ करेंगे दो तरफा चोटी मुज़ाकरात। वर्चुअल तौर पर होने वाली इस मीटिंग में दोनों लीडरान बाहमी ताल्लुकात और अहम इलाकाई और आलमी मुद्दों पर करेंगे तफसीली गौर व खोज। कोविड के सबब बदले हालात में भी रियासत के 15 लाख सरकारी मुलाजमीन को दिवाली से कबल मिलेगा बोनस। बोनस की ज्यादा से ज्यादा रकम होगी 6,908 रुपए। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इक़दाम के सामने आ रहे हैं बेहतर नताइज। मुल्क में अब तक कोरोना इन्फेक्शन से 77,65,966 लोग हुए सेहतियाब। रिकवरी रेट हुआ 92.23%। और भगवान राम के शहर अयोध्या में मजीद शानदार होगा चौथा दीपोत्सव। अयोध्या के 24 घाटों पर जगमगाएंगे 6 लाख दिए। और आखिर में एक जरूरी पैगाम, जब भी बाहर निकले मास्क साथ में होना जरूरी है। जेब या थैले में नहीं, बल्कि इस तरह से चेहरे पर लगाएं। अपने हाथ वक्त वक्त पर धोते रहें। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना